हाँ तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 12.1 के चौथे, पांचवें और छठवें सवाल को बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 12.2 का चौथा सवाल बोर्ड पे लिखा है। देखिए इस सवाल में बताया जा रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर गुणित 3.5 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में ये बताया जा रहा है कि एक कलमदान है जो घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। एक कलमदान है जो घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, यानी जो कलमदान है वो घनाभ के आकार का है और लकड़ी से बना हुआ है। फिर कह रहे हैं कि इसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, यानी जो घनाभ है उसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। आगे कह रहे हैं घनाभ की बीमाएं मतलब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखिए घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। आगे लिखे हैं कि जो शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, तो शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और शंक्वाकार गड्ढे की गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। आगे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले इस सवाल में जो दिया गया है वही लिखेंगे। तो देखिए सवाल में क्या दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ के यहाँ लिखिए। तो देखिए सवाल में दिया गया है घनाभ की बीमाएं मतलब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे पहले हम यही लिख दे रहे हैं। दिया है घनाभ की लंबाई को यल कोष्ठक में, लंबाई इन तीनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। तो हम 15 को लिख दे रहे हैं, जो पहले है 15 सेंटीमीटर। तो घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई b बराबर 10 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई को h अच्छा लिखते हैं। तो h बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो इसलिए हम लोग क्या करें, घनाभ का आयतन निकाल लें। घनाभ का क्या निकाल लें? आयतन, यानी जो कलमदान घनाभ के आकार का है उसी घनाभ के आकार के कलमदान का क्या निकाल लें? आयतन। तो इसलिए घनाभ का आयतन निकाल लीजिए। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या है? घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यानी यल गुणित बी गुणित एच। ये सूत्र है घनाभ के आयतन का। इसी में मान रखिए, लंबाई की जगह 15 लिखिए और गुणित चौड़ाई की जगह 10 लिखिए और गुणित ऊंचाई की जगह 3.5 लिखिए। गुणा कीजिए 15 और यहाँ 35 दम्मा 350 लिखिए और दशमलव यहाँ लगा दीजिए। कुल मिला के 15 गुणित 35 बचा, 35.0 मतलब 35 है। गुणा कीजिए 15 पचे 75, 7 हासिल, 15 तियाँ 45 और 45 में 7 जोड़िए, 7 5 12 और 4 1 5। तो 525 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बच्चों घनाभ का क्या है? आयतन है 525 सेंटीमीटर
क्यूब, 525 सेंटीमीटर क्यूब घनाभ का आयतन है। अब आगे देखिए, अब आगे दिया गया है जो 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, उस गड्ढे की त्रिज्या दी गई है और गड्ढे की गहराई दी गई है। यहाँ लिखें पुनः दिया है शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर देखिए कितना दिया गया है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। शंक्वाकार गड्ढे की गहराई दी गई है, शंक्वाकार गड्ढे की गहराई मतलब शंक्वाकार गड्ढे की ऊंचाई या गहराई कहिए, इसे हम h लिख दे रहे हैं। h का मान दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए, हमें शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या दी गई है और शंक्वाकार गड्ढे की गहराई दी गई है, इसलिए हम शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकाल लें। इसलिए शंक्वाकार गड्ढे का क्या निकालिए, आयतन। इसलिए शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकालिए। तो शंक्वाकार गड्ढे का आयतन शंकु के आयतन के सूत्र से आएगा। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h 22/7 और r का मान 0.5 का स्क्वायर और h का मान 1.4 है। इसे हल कीजिए, 1/3 गुणित 22/7, यहाँ इसका स्क्वायर 0.25 और 1.4, 7 से इसे काट दीजिए, 0.2 आएगा। तो हो जाएगा, इस 22 का गुणा 2 में कर दीजिए, तो 22 दूना 44, 22 दूना 44 यानी 4.4 गुणित 0.25 और बटे में 3। चलिए, ये बच्चों ये एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन आया है, यहाँ चाहे तो लिख दीजिए। इसलिए एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये जो आया है इतना, ये एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन है। एक शंक्वाकार गड्ढे का क्या है, आयतन है। अब सवाल में देखिए बता रहे थे कि 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। सवाल में बताया जा रहा है कि 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो हम लोग अब क्या करें, 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन निकालें। यहाँ लिखा जाए, इसलिए 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। 4 शंक्वाकार गड्ढे का क्या निकाला जाए, आयतन। तो 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन कैसे आएगा, एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन जो आया है उसी में 4 का गुणा कर दीजिए, यानी यहाँ लिखिए 4 गुणित एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो बराबर 4 गुणित एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन देखिए यही है, यही लिखिए। तो 4.4 गुणित 0.25 बटे में 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, 4 का इसमें क्या कीजिए, गुणा। तो देखिए 4 चौक 16 और 4 चौक 16 एक, या ऐसा कर दीजिए
4.4 लिखा रहने दीजिए। ये 25 का गुणा 4 में कीजिए, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और एक 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। अब बटे के नीचे 3 तो बराबर होगा 4.4 गुणित 1/3, यानी हो जाएगा 4.4/3 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए 4.4/3 जो आया है, ये 4 शंक्वाकार गड्ढे का क्या है, आयतन है। तो हम लोग 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकाल लिए हैं। अब देखिए क्या किया जाए। अब सवाल वाले कह रहे हैं कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए ये जो घनाभ का आयतन आया है, उसमें से 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन जो आया है उसे घटा दीजिए। घनाभ के आयतन में से 4 शंक्वाकार गड्ढों का जो आयतन आया है उसे घटा दीजिए, तो आपको पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। यहाँ लिखा जाए, यहाँ लिखें, इसलिए पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर कैसे आएगा, घनाभ के आयतन में से 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन घटाइए। 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन घटाइए। हाँ, तो घनाभ का आयतन देखिए कितना है। घनाभ का आयतन है 525, तो घनाभ का आयतन 525 लिखिए। अब -4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन देखिए ये है 4.4/3। इसे हल कीजिए तो 3 लघुत्तम लीजिए इसका, तो 3 का गुणा यहाँ कीजिए, 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6 1 7, 3 × 5 = 15 और -4.4/3। तो 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 1 7, 3 × 5 = 15, 1575 में 4.4 घटा दीजिए और जो आएगा उसमें 3 से भाग दे दीजिए। तो 1575 में 4.4 घटाइए, 1575 में 4.4 घटाइए, तो देखिए यहाँ 6 बचेगा, 0 7 5 1, 1570 बचेगा। तो 1570.6 और बटे में 3, अब 3 से इसमें भाग दे दीजिए। तो 1570.6 में 3 से भाग दीजिए, तो देखिए 1570.6 में भाग दीजिए 3 का, तो 523.53 तक आएगा। तो बराबर 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चों इसका उत्तर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन 523.53 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो बच्चों यही है चौथे सवाल का हल। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तब आपको 5वां सवाल बताएं। तो चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं। कि बच्चों इसमें कलमदान जो था वो घनाभ के आकार का था और लकड़ी का बना था, और उसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए थे। तो गड्ढे बने हुए थे तो इसका मतलब क्या है कि उसमें शंकु के आयतन के बराबर लकड़ी निकल गया होगा, शंकु के आयतन के बराबर लकड़ी निकला होगा।
अगर एक शंक्वाकार गड्ढा किया गया होता तो एक शंकु के आयतन के बराबर लकड़ी उसमें से निकला होता। अगर 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं तो 4 शंकु के बराबर लकड़ी उसमें से निकला होगा। इसीलिए पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालने के लिए घनाभ के आयतन में से 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन घटाया गया था। तो चलिए बच्चों, अब 5वां सवाल हम लिखते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, 5वां सवाल बोर्ड पर लिखा है। देखिए इस सवाल में बताया जा रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में बता रहे हैं कि एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है। तो एक उल्टा शंकु बना दिया जाए, उसी आकार का बर्तन है। तो देखिए हम एक उल्टा शंकु बना दे रहे हैं। चलिए इसी आकार का मान लीजिए बर्तन है, उल्टे शंकु के आकार का बर्तन है। और देखिए ये शंकु की त्रिज्या है और ये लाइन खींच दीजिए तो ये शंकु की क्या है, ऊंचाई है। तो बच्चों ये शंकु के आकार का एक क्या है, बर्तन है। शंकु के आकार का बर्तन है, बर्तन। अच्छा, आगे लिखे हैं इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। चलिए इसकी ऊंचाई हम दिखा दिए हैं। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या देखिए, इसकी त्रिज्या ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये जो ऊपर वाला सिरा है ये 5 सेंटीमीटर है और कह रहे हैं कि इसका ऊपरी सिरा क्या है, खुला हुआ है। यानी ऊपर ये जो ऊपरी सिरा है ये खुला हुआ है। अब कह रहे हैं कि यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी इसमें पानी भरा है एकदम ऊपर तक। तो यहाँ इन सब जगह पे क्या है, पानी है, पानी से भरा हुआ है। तो हम पानी भर दे रहे हैं, देखिए। चलिए पानी से भरा हुआ है। कह रहे हैं कि जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, यानी कि इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, तो इसमें चलिए ये सब हम बना दे रहे हैं। ये सब शीशे की कुछ क्या हैं, गोलियां हैं। तो कह रहे हैं जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी जब इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं तो जो पानी भरा है उसका 1/4 भाग पानी कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो पूछ रहे हैं बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, मतलब इस बर्तन में कितनी शीशे की गोलियां डाली गई हैं, यही ज्ञात करके बताना है। तो चलिए बच्चों इसे हल किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, ये जो शंकु के आकार का बर्तन है उसकी देखिए ऊंचाई दी गई है और उसकी त्रिज्या दी गई है। इन्हें सब लिखें यहाँ।
तो लिखा जाए, दिया है शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या r बराबर, देखिए त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखे हैं 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई और शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या दी गई थी, यहाँ लिख दिए हैं। अब हम लोग शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकालें। शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकालने से ये पता चल जाएगा किस शंक्वाकार बर्तन में कितना पानी भरा है। तो शंक्वाकार बर्तन में कितना पानी भरा है ये पता करने के लिए आप शंक्वाकार बर्तन का क्या निकालिए, आयतन। जितना आयतन आएगा समझ लीजिए इस बर्तन में उतना ही पानी भरा होगा, तो निकाला जाए। इसलिए शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकालिए। शंक्वाकार बर्तन का आयतन का सूत्र लिखेंगे। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसी में मान रखिए 1/3 पाई का मान 22/7 और r का मान देखिए दिया गया है 5 का स्क्वायर और गुणित h दिया गया है 8। तो इसे हल कीजिए 1/3 गुणित 22/7 और 5 का स्क्वायर 25 और गुणित 8। तो यहाँ सबका गुणा कर दीजिए। देखिए नीचे 7 और 3 का गुणा तो 21 हो जाएगा और ऊपर का गुणा कीजिए। देखिए 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 होता है, 0 लिखे 11 हासिल बचा और 22 दूना 44 और 44 में 11 जोड़िए तो 5 5 55 हुआ। तो यहाँ 55 लिखिए और गुणित 8 का गुणा कीजिए। 8 0 0, 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 4 44 और बटे में 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये शंक्वाकार बर्तन का क्या मिला है, आयतन है। अब चूंकि शंक्वाकार बर्तन का आयतन इतना है तो आप मान के चलिए शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन भी इतना ही माना जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं, अतः पानी का आयतन बराबर इतना ही 4400 बटे में 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये शंक्वाकार बर्तन का आयतन था और शंक्वाकार बर्तन का आयतन जितना होगा उसी के बराबर, उसी आयतन के बराबर पानी भी इसमें भरा होगा, यानी कि पानी का आयतन भी इतना ही माना जाएगा। इसीलिए हम पानी का आयतन लिख दिए हैं 4400 बटे 21 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ तो देखिए बच्चों सवाल में अब बता रहे हैं कि बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं और उन गोलियों की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और वो गोली एक गोला जैसा है। इसका मतलब जो गोलियां डाली जाती हैं उन गोलियों में से एक की त्रिज्या दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखा जाए, दिया है शीशे की एक गोली की त्रिज्या r बराबर
0.5 सेंटीमीटर। तो जो गोलियां डाली जाती हैं उनमें से एक गोली की त्रिज्या दिए हैं 0.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करें कि अब शीशे की एक गोली का आयतन निकाल लें। इसलिए शीशे की एक गोली का आयतन बराबर, आयतन निकालने के लिए यहाँ बताया गया ना कि जो गोली है वो गोला है, तो गोले का आयतन का सूत्र लिखिए 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें पाई और आर का मान रखिए, तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर त्रिज्या है, त्रिज्या का मान दिया गया है 0.5 का होल क्यूब। इसे हल कीजिए 4/3 गुणित 22/7 और यहाँ 0.5 का होल क्यूब करेंगे, मतलब इसे 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो आएगा 0.125। यहाँ होगा 22 और 4 का गुणा 88 और बटे में 21 और गुणित 0.125। अब 88 और 0.125 का गुणा करेंगे 11.000 बटे में 21 आएगा, बराबर आएगा 11/इसका गुणा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों जो बर्तन में जो गोलियां डाली गई हैं उनमें से एक गोली का आयतन हम लोग निकाले हैं, आया है 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए बच्चों सवाल में बता रहे हैं कि इस बर्तन में, देखिए लिखा है इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। सवाल में कह रहे हैं कि इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। अब कितनी गोलियां डाली जाती हैं ये नहीं बताया जा रहा है, इसीलिए गोलियों की संख्या भी पूछ रहे हैं। तो सवाल में कह रहे हैं कि शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, तो हम लोग मान लें कि शीशे की n गोलियां डाली जाती हैं और कह रहे हैं कि कुछ गोलियां डाली जाती हैं तो भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो हम लोग मान लें कि माना n गोलियां डालने से पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यहाँ लिखें माना बर्तन में शीशे की n गोलियां डालने से पानी का भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। n गोलियों का आयतन, इसलिए n गोलियों का आयतन बराबर होगा पानी का आयतन का 1/4, पानी के आयतन का 1/4, पानी का आयतन का 1/4 मतलब 1/4, यानी पानी का आयतन का 1/4। तो चूंकि n गोलियां डालने से पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, इसलिए n गोलियों का आयतन पानी के आयतन का 1/4 के बराबर होगा। अब n गोलियों का आयतन कैसे आएगा, इसे हम लोग देखिए इस तरह लिख सकते हैं, या n गुणित एक गोली का आयतन बराबर पानी का आयतन। देखिए बच्चों पहले ही निकाला गया है, देखिए पानी का आयतन कितना आया है 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ लिखिए 4400/21 अगुणित 1/4
और आगे यन गुणित, देखिए एक गोली का आयतन भी निकाले हैं। एक गोली का आयतन देखिए ये आया है 11/21, यहाँ 11/21 लिखिए बराबर 4400 बटे में 21 गुणित 1 बटे, यहाँ गुणा करके लिख दीजिए 4400 का गुणा 1 में 4400 और बटे में 21 गुणित 4 लिख दीजिए 21 गुणित 4, यहाँ से 21 कट जाएगा। यन का गुणा 11 में कीजिए हो जाएगा 11 गुणित यन बराबर 4400, 11 गुणित यन बराबर 4400। देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं इधर, तो यन बराबर होगा 4400 बटे में 11 से काट दीजिए 11 चौक 44, यानी यन बराबर 400। अच्छा बच्चों गलत है, देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ देखिए ये 4400 के नीचे 4 भी बचा है, 4400 के नीचे 4 भी बचा है। अब इसे आगे हल करें तो 11 गुणित यन बराबर 4400 बटे में 4, यहाँ से 11 हटाइए तो यन बराबर होगा 4400 बटे में 11 गुणित 4 से इसे काटिए तो 1100 आएगा, तो यन बराबर 1100 बटे में 11 से काट दीजिए 11 1 का 11 0 0, तो यन बराबर आएगा 100, यन बराबर आया 100। इसका मतलब बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है? 11। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, अतः बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है? 100 है। तब बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है? 100। तो बच्चों ये 5वें सवाल का हल है। हाँ तो देखिए बच्चों एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, मान लीजिए एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है, ये बाल्टी है, इसमें पानी एकदम ऊपर तक भरा हुआ है, पानी इसमें एकदम ऊपर तक भरा हुआ है यहाँ। अब इस बाल्टी में एक ईंट डाल दिया जाए, इस बाल्टी में क्या डाल दिया जाए? एक ईंट डाल दिया जाए। तो चूंकि इसमें पानी एकदम ऊपर तक भरा है, तो जब इस बाल्टी में आप ईंट डालेंगे तो पानी का कुछ भाग बाहर निकलेगा, पानी का कुछ भाग बाहर निकल जाएगा। अब कोई आपसे ये पूछे कि ईंट डालने की वजह से कितना पानी बाहर निकला, ईंट डालने की वजह से कितना पानी बाहर निकला, तो आप क्या जवाब देंगे? तो देखिए ईंट का जितना आयतन होगा उसी के आयतन के बराबर पानी निकला होगा। ईंट का जितना आयतन होगा इसी के आयतन के बराबर पानी भी निकला होगा, यानी निकले पानी का आयतन और ईंट का आयतन आपस में बराबर होगा। निकले पानी का आयतन और ईंट का आयतन दोनों आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। बच्चों इसी का प्रयोग यहाँ भी किया गया है, क्योंकि देखिए कहा गया था कि कुछ गोलियां डालने से, शीशे की कुछ गोलियां डालने से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसलिए देखिए हम
n गोली, चूंकि n गोलियां डालने से हम ऐसा मान लिए थे कि n गोलियां डालने से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, इसलिए यहाँ लिखे थे n गोलियों का आयतन बराबर पानी के आयतन का 1/4। अगर 1/4 भाग नहीं लिखते बताते तो हम यहाँ पानी का आयतन ही लिखते। अब कह रहे थे कि पानी का 1/4 भाग निकल जाता है, यानी पानी के आयतन का 1/4, यानी n गोलियों का आयतन बराबर पानी का आयतन गुणित 1/4 यानी 1/4। और उसी की सहायता से हल कर दिए हैं। तो देखिए बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या मिल गई है और आया है 100। चलिए बच्चों इसे हम मिट दे रहे हैं। अब छठवां सवाल हम आपको बताएंगे, तो चलिए इसे मिट दें। हाँ तो बच्चों देखिए छठवां सवाल बोर्ड पर लिखा है। देखिए सवाल में बता रहे हैं ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यानी इसमें बता रहे हैं कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर वाले बेलन पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यानी कि एक बेलन आप नीचे बनाइए और एक बेलन आप उसी के ऊपर बनाइए, और जो बेलन आप नीचे बनाएंगे उसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और जो बेलन आप इसके ऊपर बनाएंगे उसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ इसका चित्र बनाया जाए। तो एक बेलन देखिए हम नीचे बना रहे हैं, जो बेलन नीचे है उसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और व्यास 24 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और इसका व्यास कितना है, व्यास 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इसी के ऊपर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसी के ऊपर एक और बेलन बना दीजिए, इसके ऊपर एक और बेलन बना दिया जाए। लेकिन देखिए बच्चों इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास अगर 24 है तो त्रिज्या 12 होगी। तो इसकी त्रिज्या देखिए 12 है, इसकी त्रिज्या 8 ही है। इसका मतलब इसके ऊपर जो बेलन बनेगा वो इससे पतला होगा, उससे उसकी त्रिज्या कम है तो इससे थोड़ा सा पतला होगा। तो देखिए हम एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक दूसरा बेलन बना दे रहे हैं इसी के ऊपर ऐसे। देखिए ये दूसरा बेलन है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या नीचे वाले बेलन की त्रिज्या से क्या है, कम है। इसकी त्रिज्या 8 ही दी गई है और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, देखिए व्यास 24 है तो त्रिज्या कितनी मिलेगी, 12। इसकी त्रिज्या 12 है, इसकी त्रिज्या देखिए 12 सेंटीमीटर है। बच्चों हम नीचे वाले को पहला बेलन मान ले रहे हैं, पहला बेलन, और जो ऊपर है उसे हम दूसरा बेलन मान ले रहे हैं, दूसरा बेलन। तो यहाँ इन दोनों बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है। तो यहाँ हम लोग पहले यही लिखें, दिया है पहले नीचे वाले बेलन के बारे में लिखें, यानी पहले बेलन के बारे में लिखें। तो पहले
बेलन की ऊंचाई, पहले बेलन की ऊंचाई, इसे हम H1 लिख दे रहे हैं। H1 1 इसलिए लगाए हैं जिससे पता चले कि ये पहले बेलन की ऊंचाई है, और बराबर 220 सेंटीमीटर। पहले बेलन का व्यास, पहले बेलन का व्यास, देखिए व्यास कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो इसलिए पहले बेलन की त्रिज्या, इसलिए पहले बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की त्रिज्या है तो त्रिज्या को R लिखते हैं, पहले बेलन की है तो 1 लगा दें, बराबर ये 24 का आधा कर दीजिए, 24 सेंटीमीटर 2 मीटर बटे 2 बराबर 12 सेंटीमीटर। 2 से 24 कट जाएगा, तो ये पहले बेलन की त्रिज्या है, ये पहले बेलन की ऊंचाई। इसलिए पहले बेलन का आयतन निकाल लिया जाए, इसलिए या चलिए अभी बाद में निकाल लेंगे। अब दूसरे बेलन के बारे में जो दिया गया उसे लिखा जाए। तो दूसरे बेलन की ऊंचाई, दूसरे बेलन की ऊंचाई, दूसरे बेलन की ऊंचाई है तो पहले बेलन की ऊंचाई देखिए H1 लिखे थे, तो दूसरे बेलन की ऊंचाई को H2 लिख दीजिए, बराबर दिया गया है 60 सेंटीमीटर। दूसरे बेलन की त्रिज्या, दूसरे बेलन की त्रिज्या, दूसरे बेलन की त्रिज्या को R2 लिखें और त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं, आगे देखिए बता रहे हैं कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, कामा जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। यानी कह रहे हैं कि ये जो बना है ये लोहे का एक क्या है, स्तंभ है। ये क्या है, लोहे का एक स्तंभ है, लोहे का स्तंभ है। यानी ये जो स्तंभ है वो 2 बेलन से मिलकर बना है, एक नीचे है तो एक उसी के ऊपर है। नीचे वाले की त्रिज्या ज़्यादा है, ऊपर वाले की त्रिज्या कम है, और पूरा क्या है, लोहे का एक स्तंभ है। तो इसका हम लोग आयतन ज्ञात कर लें। इसका क्या ज्ञात कर लें, आयतन। आयतन ही क्यों ज्ञात करें, तो यहाँ देखिए आगे देखिए कह रहे हैं कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये जो स्तंभ है इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और आगे देखिए बता रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो देखिए यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखे हैं ना, और सेंटीमीटर क्यूब आयतन से ही संबंधित है। इसका क्या निकाला जाए, इस लोहे के स्तंभ का आयतन। इसलिए लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर, तो लोहे के स्तंभ का आयतन कैसे आएगा, क्योंकि ये जो स्तंभ है, जो ये स्तंभ है वो 2 बेलनों से मिलकर बना है। तो 2 बेलनों से मिलकर बना है, इसलिए दोनों बेलनों का आयतन जोड़ दीजिए, दोनों बेलनों का आयतन जोड़ दीजिए, तब आपको लोहे के स्तंभ का आयतन मिलेगा। तो हम दोनों बेलन का आयतन जोड़ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन, और इसी में दूसरे बेलन का आयतन जोड़िए, दूसरे बेलन का आयतन। तो सूत्र लिखा जाए, क्योंकि बेलन के आयतन का सूत्र है πr²h, बेलन के आयतन का सूत्र यही है। अब हम पहले बेलन के आयतन का सूत्र लिखेंगे, तो देखिए यहाँ πr1² H1 लिखेंगे, और दूसरे बेलन के आयतन का सूत्र लिखेंगे तो πr2² H2 लिखेंगे। यानी एक बार इसमें 1 लगाएंगे, एक बार 2 चलिए यहाँ लिख दिए हैं। इसमें मान रखिए,
तो देखिए पाई का मान 3.14 दिए हैं, तो 3.14 लिखिए। R1 देखिए, R1 कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर लिखिए। और H1 देखिए 220 है, तो 220 प्लस पाई का मान 3.14। R2 देखिए, R2 8 है, 8 स्क्वायर। और H2 देखिए 60 है, तो 60 लिखिए। अब इसे हल करना है, तो 3.14 गुणित 12 का स्क्वायर 144 गुणित 220 और प्लस 3.14, 8 का स्क्वायर 64 गुणित 60। अब इन तीनों का गुणा कीजिए और इन तीनों का गुणा कीजिए, और गुणा करने से जो आए उनको आपस में जोड़ दीजिए, तो लोहे के स्तंभ का आयतन मिल जाएगा। तो देखिए हम इन तीनों का गुणा करके लिख दे रहे हैं। देखिए है 3.14 गुणित 144 गुणित 220, तो आ रहा है 99, 475.2 प्लस। अब उसका गुणा करें, तो देखिए 3.14 गुणित 64 गुणित 60, इसका गुणा करने से आ रहा है 12,057.6। अब दोनों को जोड़ना है, तो प्लस 99,475.2, तो इन दोनों को जोड़ने से आ रहा है तो जोड़ने से आ रहा है 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये जो आया है ये लोहे के स्तंभ का क्या है, आयतन है। अब सवाल में कह रहे हैं कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो लिखा जाए, आगे देखिए बता रहे हैं, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। यहाँ बता रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन कितना है, 8 ग्राम। तो यहाँ लिखा जाए चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का वजन या द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होगा। इसलिए 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर, तो इसका इसी 8 में गुणा कर दीजिए, यानी 8 गुणित 11,532.8 ग्राम हो जाएगा। आगे ग्राम लिखना होगा, इसमें 8 का गुणा कर दीजिए। तो 8 का गुणा करेंगे, इसमें 8 का गुणा करेंगे तो आएगा 892.262.4 ग्राम, इतना ग्राम आएगा। अब इसे किलोग्राम में बनाया जाए, तो इसे किलोग्राम में बनाने के लिए आप इसमें 1000 से भाग दे दीजिए, 1000 से भाग दीजिए, तो 8, 9, 2, 2, 6, 2.4 में 1000 से भाग दे देंगे तो ग्राम की जगह किलोग्राम आ जाएगा, किलोग्राम। अब 1000 से इसमें भाग दीजिए, तो देखिए 1000 में 3 जीरो होता है, इसलिए दशमलव को 3 अंक इधर ढका दीजिए। यहाँ दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा 892.2
2624 किलोग्राम। तो कुल मिला के इसे हम लिख सकते हैं 892.26 किलोग्राम लगभग। यही है बच्चों इसका उत्तर, यानी इस लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान होगा 892.26 किलोग्राम। तो बच्चों यही है 6वें सवाल का हल, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 का 7वां और 8वां सवाल बता देंगे। तो बच्चों नमस्कार।